हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं तेजस मार्क 2 की जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है इसको रिवाइज किया गया है और अब इसको थोड़ा पुश कर दिया गया है और जो रोल आउट है ये 2022 से आगे बढ़कर 2024-25 का हो गया है और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2025-26 तक बताई जाती है। यानी कि जो रोल आउट है ये 2024-25 तक हो पाएगा, वहीं पर जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2025-2026 तक हो पाएगी। तो अगर यहाँ पर हम पूरे डेवलपमेंट को देख कर चले इस रिवाइज्ड टाइमलाइन के हिसाब से, तो एयरक्राफ्ट को सर्विस में आते आते ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का समय हो जाएगा आज से अगर टाइम को कैलकुलेट करें। यानी कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 2033-2034 तक ही आ पाएगा। बाकी जो MRFA कंपटीशन है उस पर आई हुई लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो इस पर जो RFP है इसको आते आते इस साल का एंड हो जाएगा। तो MRFA को भी एग्जीक्यूट होने में 3 से 4 साल का समय कम से कम लगेगा और एयरक्राफ्ट के आते आते ऑलमोस्ट 6 से 8 साल लग सकते हैं। और इस टाइम पीरियड के बीच में हमारे जो पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, इनके रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पर डिले हो रही है तो हो सकता है इंडियन एयरफोर्स को इनको रिटायर करने के बजाय अपग्रेड करना पड़े ताकि कुछ और समय इनको ऑपरेट किया जा सके। और इसी के अंतर्गत जो MiG-29 हैं इनके कुछ अपग्रेड्स प्रपोज किए गए हैं जो कि MiG-29 UPG 2.0 कहे जा सकते हैं। तो इन्हीं एयरक्राफ्ट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक रिपोर्ट जो है वो निकल कर आ रही है ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस से, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि MiG-29 UPG की लाइफ को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है ताकि वो टोटल इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 40 से 50 ईयर्स तक रह सकें। तो 40 ईयर्स तो आने वाले 3 सालों में हो जाएंगे, यानी कि 2025 तक MiG-29 इंडियन एयरफोर्स को 40 साल तक सर्व कर चुके होंगे। 50 ईयर्स का मतलब ये है कि 2035 तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी सर्विस में रहेंगे। लेकिन जो इनके अपग्रेड किए गए हैं जो कि UPG के अंतर्गत किए गए थे वो रेलेवेंट 2025 तक ही रहेंगे। उसके बाद एक और अपग्रेड करना पड़ेगा इनको 2035 तक रेलेवेंट रखने के लिए। तो यहाँ पर हम इस अपग्रेड को UPG 2.0 कह देते हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस UPG 2.0 के अपग्रेड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लग सकती हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और कितने कैपेबल ये एयरक्राफ्ट इन अपग्रेड के बाद बन जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स में अगर MiG-29 की बात करें तो ये अराउंड 67 के आसपास सर्विस में है और 21 और MiG-29 जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो इनके नंबर्स जो हैं वो बढ़कर 88 हो जाएंगे। तो ये एयरक्राफ्ट 1985 से ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है और जो इंडियन एयरफोर्स है वो इन एयरक्राफ्ट की पहली कस्टमर थी। तो MiG-29 जब से इंडिया की सर्विस में है तब से इंडिया को एक अपर हैंड रहा है पाकिस्तान पर और उनके F-16 पर 2000 से पहले। मिड 2000s के बाद से जब से पाकिस्तान ने अपग्रेडेड F-16 जो हैं वो एक्वायर किए, साथ ही साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज की AIM-120C5 AMRAAM एक्वायर करी, तब से ये एज जो है वो पाकिस्तान के पास फिर से चला गया। उसके पहले कारगिल वॉर की बात कर लें या छोटे मोटे और स्किर्मिश की बात कर लें तो वहाँ पर MiG-29 ने पाकिस्तानी F-16 को डोमिनेट किया है। तो MiG-29 जब एक्वायर किया गया था तो ये एज एन एयर डोमिनेंस फाइटर एक्वायर किया गया था और उस समय ये दुनिया की सबसे बेस्ट विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल R-73 के साथ लैस था जो कि हेलमेट माउंटेड साइड से गाइड करी जाती थी। ये कैपेबिलिटी तब वेस्ट के पास भी नहीं थी और F-16 इस मामले में पीछे था। बाकी जब बात आती है सेमी एक्टिव मिसाइल्स की जो कि मीडियम रेंज में टारगेट को एंगेज कर सकती हैं, जिसमें R-27 सीरीज की मिसाइल्स आती हैं, वो मिसाइल भी उस समय अमेरिकन सेमी एक्टिव मिसाइल से बेटर हुआ करती थी जो कि उस टाइम पर AIM-7 स्पैरो थी। बाकी एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक था और थ्रस्ट टू वेट रेशियो इतना अच्छा था कि इसका जो सस्टेन टर्न रेट है और इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और डॉग फाइट में ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है क्योंकि वहाँ पर आपको एनर्जी चाहिए होती है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो इतना अच्छा है कि उसकी कमी आपको महसूस नहीं होती है। तो जो मॉडर्न फाइटर्स हैं जो कि इसके बाद की जनरेशन के हैं ये उन्हें भी डोमिनेट करता है मनोवरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1980s में इंट्रोड्यूस होने के बावजूद जो इसका डिज़ाइन है वो कहीं से भी आउटडेटेड नहीं है। तो अगर रफाल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे जो डिज़ाइन है वो आज से 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहेंगे, वैसे ही ये डिज़ाइन भी आज से 10 साल बाद रेलेवेंट रहेगा। एयर डोमिनेंस के लिए आप इसे यूज़ कर सकेंगे, पर शर्त यहाँ पर यह है कि इसे प्रॉपरली मॉडर्नाइज किया जाए। तो पहला जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था ये 2004-05 में साइन हुआ था और 2008 से इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ था। अराउंड $900 मिलियन का था, जिसमें इसके इंजन चेंज किए गए थे, इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब लगाया गया था,
इसमें कन्फर्मल फ्यूल टैंक ऐड किया गया था इसकी स्पाइन में रेंज बढ़ाने के लिए, जो कि इसका सबसे बड़ा इशू था जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी रडार चेंज किया गया था, एयर टू ग्राउंड एबिलिटी दी गई थी, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को ऐड किया गया था, नए वेपन्स लगाए गए थे और नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगाया गया था। तो $900 मिलियन में 69 एयरक्राफ्ट का इतना डीप अपग्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इस अपग्रेड के बाद से इन एयरक्राफ्ट को नई लाइफ मिली है। तो इंजन आपके नए हो चुके हैं, RD-33 3 सीरीज के इंजन है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आ गई है, कन्फर्मल फ्यूल टैंक लग गया है। तो इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी रेंज, वो यहाँ से शॉर्ट हो गई। तो एयरक्राफ्ट की जो लाइफ है वो बढ़ चुकी है। रडार का भी यहाँ पर अपग्रेड हुआ था, एक पल्स डॉपलर रडार यहाँ पर लगाया गया था जिसे जूक एमी कहा जाता है। साथ में एक्टिव मिसाइल R-77 लगाई गई थी यहाँ पर अब समय के हिसाब से BVR मिसाइल्स जो हैं वो ज़्यादा रेंज की यहाँ पर लगनी चाहिए और रडार जो है वो रिप्लेस होकर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे लगना चाहिए। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है जिसे D-29 कहते हैं, ये भी काफ़ी कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो UPG 2.0 के अंतर्गत हमें नहीं करने पड़ेंगे और जितने भी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे थैंकफुली वहाँ पर किसी भी फॉरेन हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम किस टाइप के मॉडिफिकेशन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो मॉडिफिकेशन होगा वो डेफिनेटली रडार को लेकर होगा और उत्तम का ही एक वेरिएंट यहाँ पर लगाया जा सकता है जो कि एक AESA रडार होगा और हो सकता है तेजस मार्क 2 से ही डायरेक्टली उसे बोरो किया जाए। बाकी मिशन कंप्यूटर भी यहाँ पर इंडियन लगेगा। तो अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल्स हैं जिसमें अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और फ्यूचर में मार्क 3, ये भी इससे इंटीग्रेट करी जा सकती होंगी। बाकी जो इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है ये भी रिप्लेस किया जा सकता है और तेजस मार्क 2 के लिए जो EO सेंसर बन रहा है उसे यहाँ पर लगाया जा सकता है। बाकी सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का लग सकता है जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर्स लगाए जा सकते हैं, लेजर वार्निंग रिसीवर लगाए जा सकते हैं, साथ ही साथ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाए जा सकते हैं जो कि फिलहाल के लिए यहाँ से मिसिंग है और Su-30 MKI के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। बाकी कॉकपिट में किसी तरीके के अपग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही सेमी ग्लास कॉकपिट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और हेलमेट माउंटेड साइड भी जो है वो इजरायली लगी है जो कि लेटेस्ट जनरेशन की है। तो वहाँ पर किसी तरह के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन लिमिटेड मॉडिफिकेशन से भी ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा लीथल हो जाएगा। बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को लगाया जा सकता है। बाकी एक और जो ऑप्शनल अपग्रेड हो सकता है वो मल्टी मिसाइल कैरिंग पायलॉन हो सकता है जो कि तेजस मार्क 1A के अपग्रेड के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक पायलॉन में 2 एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर कैरी करी जा सकती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं MiG-29 में 7 पायलॉन है, 3 विंग पर है और एक जो है वो सेंटर पायलॉन है जहां पर फ्यूल टैंक ही कैरी किया जाता है। तो MiG-29 की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी लिमिटेड है। बाकी अब रेंज एक्सटेंड हो चुकी है तो ये भी एक्सटेंड करी जा सकती है जिसके अंतर्गत मल्टीपल वेपन कैरिंग पायलॉन जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो एज प्रोवाइड करेगी, पर ये अभी ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पर भी डीप स्टडी करनी पड़ती है एरोडायनामिक्स को लेकर और वहाँ वेरिफिकेशन के बाद ही ये चीज़ जो है वो इंटीग्रेट करी जा सकती है। तो ये कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन है कि इनके बाद आप इन्हें 2035 से भी थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकेंगे और ये रेलेवेंट भी रहेंगे, पर ऐसा ना करना पड़े तो ही बेहतर। समय रहते ही इन्हें तेजस मार्क 2 से या फिर MRFA कॉम्पिटिशन के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट चूज किया जाता है उससे रिप्लेस कर दिया जाए तो बेहतर। पर ये चीज़ भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान इन एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रही है। जैसे कि हमने पास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, इनका जो इंप्रेसिव थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो इन्हें हेल्प करता है हायर एल्टीट्यूड में डिसेंटली परफॉर्म करने में, क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो थिन है तो लिफ्ट भी प्रॉपर नहीं है और इंजन में हो रहा कंबशन है वो भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जो हैवी चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं वो स्ट्रगल करते हैं। पर MiG-29 जो है वो यहाँ पर शाइन करते हैं। तो उस एरिया में आपको मैकेनिकल परफॉर्मेंस चाहिए जो आपके नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो सुपीरियर है इलेक्ट्रॉनिक वाइज, पर रॉ परफॉर्मेंस जो एयरक्राफ्ट की है आप उसके लिए ये चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट में एफिशिएंसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि फोकस ये है कि जो फ्यूचर की एयर टू एयर कॉम्बैट होंगी उसमें जो एयरक्राफ्ट ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है, ज़्यादा बेटर एवियोनिक्स के साथ है और ज़्यादा बेटर एयर टू एयर मिसाइल के साथ है वो डोमिनेट करेगा। पर हायर एल्टीट्यूड में ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, आपको एयरक्राफ्ट की रॉ परफॉर्मेंस भी डिसेंट चाहिए, इसलिए चाइनीज J-20 जो हैं वो इस एरिया में कम दिखाई देते हैं। तो MiG-29 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट हैं और नियर फ्यूचर में भी रहेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए